लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग हमारे ब्रदर रेन के सामने बिल्कुल बेकार साबित होता है, क्योंकि रेन पर अपनी ब्लू बैम्बू स्पिरिट की पावर को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सामने वाले ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकता है या फिर इसको पैरालाइज कर सकता है। लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकिंग मूव को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसके सामने खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो फिर से इसके ऊपर स्लैश लगाता है, वो फिर से इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर हमारा लिन फेंग अपने पास एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकालता है, एक साथ उन सभी को शूट करता है। लेकिन रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसकी ब्लू बैम्बू स्पिरिट पावर उसको बहुत ज्यादा स्पीड देती है, इससे कि वो सामने से आने वाली एनर्जी की तलवारों को बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है। और लास्ट पे वो एक तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसको वहीं पर तोड़ देता है और उससे कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास और कोई भी स्पेशल मूव नहीं है, चाहे तुम्हारे पास और कितने भी अटैक मूव्स क्यों ना हो, अगर तुम मेरी स्पीड के साथ मैचअप नहीं कर सकते तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते। मेरे सामने तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आज हमें पता चला कि रेन की ट्रू स्पिरिट क्या है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसको न सिर्फ पावर देती है बल्कि उसको स्पीड देती है। वो तो एक इनविंसिबल बंदा बन चुका है, यानी कि एक ऐसा फाइटर जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। तो फिर ये लड़का इसको हराएगा कैसे? ब्रदर रेन लिन फेंग से कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस बार वो ऑफर खत्म हो चुकी है। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है या नहीं? लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश होकर खड़ा होता है। उसे कहता है, क्या हुआ? लगता है कि तुम गूंगे हो गए हो और तुम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आज अगर यहाँ पर तुम बात नहीं करोगे तो तुम दोबारा जिंदगी में कभी भी अपना मुंह खोलकर बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन लिन फेंग तो वहाँ पर खड़े खड़े सारा हिसाब लगा रहा होता है और साथ ही वो भी अपनी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके पास भी विजन की पावर है। तो सामने से ब्रदर रेन जल्दी से जंप करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही वो अपनी आंख से लिन फेंग की तरफ देख रहा होता है ताकि वो वहीं पर कंफ्यूज होकर पैरालाइज हो जाए और वो आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। लिन फेंग ने अपनी आंखों के अंदर अपनी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट किया हुआ है और वो इतनी आसानी से पैरालाइज नहीं होने वाला। ब्रदर रेन जैसे ही अपने पंच को लेकर उसके मुंह के बहुत ज्यादा करीब पहुंचता है, वो उसे कहता है, इस बार मैं सिर्फ एक ही पंच से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। लिन फेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसकी मास्टर वो बुढ़िया, वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। ब्रदर रेन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लिन फेंग उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है। तो ब्रदर रेन पीछे गिरने के बाद सामने की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास भी आंखों की पावर है, लेकिन इसके पास आंखों की पावर कैसे हो सकती है? ब्रदर रेन अपनी आंख को यूज करते हुए सामने की तरफ घूर कर देखता है तो उसे पता चलता है कि लिन फेंग के पास वाकई में यहाँ पर आंखों की पावर है और इसी आंखों की पावर की वजह से वो उसकी पैरालाइजेशन या कंफ्यूजन की पावर से अवॉइड कर रहा है। ब्रदर रेन कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मैं यहाँ पर अपनी पैरालाइजेशन की पावर्स को यूज नहीं कर सकता, तो मुझे इसके साथ हेड ऑन फाइट करना पड़ेगी। और रेन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तो बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब जबकि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। ब्रदर रेन वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ अपने पाम को करता है और उसके अंदर से एनर्जी की बनी हुई एक बड़ी सी पाम निकलती है, जिसको पॉइजन डीमन स्ट्राइक कहा जाता है। बड़ी सी पाम हमारे लिन फेंग के ऊपर जाकर अटैक करती है। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लिन फेंग कहता है, ये तो पॉइजनस पाम है, का पॉइजन मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। रेन उसे कहता है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी ज्यादा पाम से अपने आप को बचा पाते हो। और वो दोनों पाम्स को सामने की तरफ करते हुए अपने हाथों को सामने बड़ी स्पीड के साथ चलाता है, जिससे उसकी बहुत सारी पाम्स निकलती हैं और वो सारी की सारी लिन फेंग की तरफ आगे जाती हैं। लिन फेंग को उसकी सारी की सारी पाम टेक्निक से अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी पाम्स होती हैं। इतनी सारी पाम से अपने आप को बचाते हुए काफी सारा पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और लिन फेंग के मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत सारा पॉइजन मेरी बॉडी में चला जाएगा और मैं बिना फाइट किए ही मारा जाऊंगा। रेन भी उसे कहता है, अब बस थोड़ी देर और, अगर थोड़ा सा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में और चला गया तो तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मारे जाओगे। तो लिन फेंग जल्दी से अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट के फर्स्ट लेवल को अनलॉक करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी डार्क स्पिरिट के साथ कवर हो जाती है। रेन जो कि सामने से अभी भी अपनी पाम्स के साथ उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, वहाँ पर सामने काफी सारा धुआं हो जाता है, इसलिए उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। जबकि हमारा लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी सेलेस्टियल स्पिरिट को यूज करते हुए स्वर्ड ऑफ निर्वाणा टेक्निक के फर्स्ट मूव स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाता है। कुएं को चीरती हुई उसकी स्लैश बाहर की तरफ निकलती है। ब्रदर रेन जैसे सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसके अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है। फिर उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो उस अटैक को अवॉइड कर सके। वो अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ करता है ताकि अपने हाथों के साथ इसको ब्लॉक कर सके। लिन फेंग की एनर्जी की वो स्लैश वो उसकी हाथ के अंदर आकर धंस जाती है। रेन कहता है, ये मूव तो
काफी ज्यादा डेंजरस था। अगर मैंने इसको यहाँ पर आते हुए अचानक से न देख लिया होता, मैं अपने हाथों के ऊपर स्केल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करता, तब ये मेरी बॉडी के आर पार हो चुका होता। ब्रदर रेन कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मैं अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए यहाँ पर इससे ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी स्पीड के साथ कैसे मैच अप कर रहा है। ऊपर से इसके अटैक्स का डैमेज इतना पावरफुल है, मुझे भी यहाँ पर डर लगने लगा है कि ये बहुत ही जल्दी मुझे मार डालेगा। तो लिन फेंग धुएं के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है तुमने अपने आप को एक जीनियस कहा था, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अकेले तुम ही हो जिसके पास एक मास्टर स्पिरिट है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी मास्टर स्पिरिट को तो रिलीज किया ही नहीं। साथ ही लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि वहाँ पर सभी को दिखाई दे सके। प्रिंस लैंग भी ये देखकर कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। फैक्ट्री आज भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे इस लड़के के बारे में याद है कि इस लड़के के पास जो मास्टर स्पिरिट थी तो एक स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट थी, जिसकी वजह से इसे कचरा कहा जाता था। लेकिन इसके पास ये बड़ी सी डार्क टाइप की स्पिरिट कौन सी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास डुअल स्पिरिट है? तो रेन भी उसकी तरफ देखने के बाद यही सोच रहा होता है कि मैंने तो इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक छोटी सी स्नेक टाइप की स्पिरिट है जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुई और बहुत ज्यादा वीक है। कि ये इतनी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जी कहाँ से निकल रही है? तो लिन फेंग उसके सामने खड़े खड़े अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और वो बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो रेन पीछे की तरफ घूमता और कहता है इसकी नई स्पिरिट ये इसको बहुत ज्यादा स्पीड दे रही है और बहुत ज्यादा पावर दे रही है। इतनी स्पीड के साथ मेरे लिए डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे डॉज करना होगा ताकि मैं मौका देख सकूं। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी सारी की सारी मास्टर स्पिरिट को अपने पाँव में ट्रांसफर करना होगा ताकि मुझे स्पीड मिल सके। तो रेन अपने पाँव में अपनी मास्टर स्पिरिट को ऐड करने के बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और बड़ी स्पीड के साथ एरिना में जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर देता है। और लिन फेंग से कहता है अब जबकि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे तो देखता हूँ तुम मुझे हिट कैसे करोगे। जबकि हमारा लिन फेंग दूर ही खड़ा अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर निशाना लगा रहा होता है और वहीं से अपनी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट जो कि उसने अपनी आंखों में एक्टिवेट की है उसके साथ वो प्रेडिक्ट करता है और अपनी तलवार के साथ एनर्जी को रिलीज कर देता है। रेन जो कि जंप करता हुआ साइड पर हटता है, उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखता है कि लिन फेंग का अटैक उसी की तरफ आ रहा है। वो वहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ उसको डॉज करता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। उसकी बुढ़िया मास्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो रेन फिर से अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसकी एनर्जी को अपने हाथ में दंसा कर अपने आप को बचाता है, लेकिन इस बार तो रेन भी काफी ज्यादा घबरा चुका है। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? के पास ना सिर्फ आइस पावर है बल्कि ये तो मेरे नेक्स्ट मूव्स को प्रेडिक्ट भी कर सकता है कि मैं अगला मूव कहाँ पर चलने वाला हूँ और कहाँ पर जाने वाला हूँ। लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जीनियस तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को सिर्फ डॉज ही क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि हम दोनों के दरमियान में जो बड़ा गैप है वो ऐसे फिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यहाँ पर तुम उस गैप को सिर्फ डॉजिंग से फिल करने वाले हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैसे जीनियस हो। तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम सभी को दिखाने वाले हो कि एक असली का जीनियस कैसा होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारी डॉजिंग देखने के लिए आए हैं कि एक जीनियस डॉज कैसे करता है। तुम यहाँ पर बाकी सभी को कचरा समझते हो जो भी तुमसे लो लेवल के हैं, लेकिन असल में यहाँ पर कचरा तुम हो। तो रेन उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो उसे गाली देते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है। अपने पांच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। यही वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। गुस्से में वो सोच नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। वो भागता हुआ जल्दी से हमारे लिन फेंग के पास चला जाता है ताकि हमारा लिन फेंग उसे आसानी से काट सके। ब्रदर रेन का हाथ जैसे लिन फेंग के करीब पहुँचता है, लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है ड्रॉसवर्ड स्किल मेथड के साथ। इस बार अगर उसने अपनी तलवार निकाली है तो वो उसकी गर्दन काट ही देगा। जैसे उसकी तलवार उसकी म्यान से बाहर निकलती है उसी वक्त बुढ़िया मास्टर वहाँ पर आ जाती है और अपनी लाठी को सामने करते हुए लिन फेंग की तलवार को ब्लॉक कर लेती है। साथ ही उन दोनों को हिट करते हुए एक दूसरे से अलग कर देती है और सेंटर में खड़ी हो जाती है। बुढ़िया लिन फेंग से कहती है लिन फेंग तुमने इस मैच को जीत लिया, ठीक है ये फैसला हो गया है, अब तुम अरीना से बाहर जा सकते हो। लिन फेंग कहता है क्या बस इतना ही? क्या मैं ऐसे जीत गया? तबकि रेन अपनी मास्टर से कह रहा होता है मुझे मास्टर जाने दे, इस कमीने को मैं सबक सिखाऊंगा, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया मास्टर से कहती है अपनी बकवास बंद करो, जब यहाँ पर खड़े रहो। फिर मैच यहाँ पर आकर तुम दोनों के मैच को नहीं रोकी तो अब तक तुम्हारा सर कट चुका होता। मास्टर बीला उस बुढ़िया से कहते हैं बुढ़िया तो तुमने अपने वादे को तोड़ दिया, तुमने कहा था कि तुम फाइट में इंटरफियर नहीं करोगी। कि बैठ गए सोच रहे होते हैं। शुक्र है कि बुढ़िया मास्टर वहाँ पर चली गई और दोनों को एक दूसरे को मारने से रोक दिया, न आज मैं यहाँ पर अपने यूनाइट सेक्टर के एक जीनियस को खो देता। बुढ़िया मास्टर से कहती है नहीं मैं अपने वादे को नहीं भूली, लेकिन वेन रेन जैन मेरा इकलौता डिसाइपल है, मैं अपने इकलौते डिसाइपल को यहाँ पर मरते हुए नहीं
थे इसे देख सकती, चाहे मुझे जहाँ पर सभी के सामने आकर इसकी जान क्यों ना बचानी पड़े और सभी के सामने मेरी इंसल्ट क्यों ना हो जाए। पैट्रियार्च कहते हैं तो इस मैच के लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि लिन फैंग ने इस मैच को जीत लिया है, क्योंकि लिन फैंग ने इस मैच को जीता है और इनर डिसाइपल के नंबर 1 को हराया है। तो लिन फैंग आज से इनर डिसाइपल नंबर 1 है। तो वो सभी लोग जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ लिन फैंग के नाम के नारे लग रहे होते हैं। अनमैन और ल्यूफी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर मोदी सोच रहे होते हैं अब ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि रेन हार चुका है। मास्टर बीला मुझे यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर बीला वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं आज के सेक्टर्स के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। वो पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च सभी बच्चों से कहो कि सेक्टर एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, सभी लोग वापस चले जाएं। सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन फैंग और सारे बच्चे ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। मास्टर बीला और पैट्रियार्च से कहते हैं न सिर्फ इन बच्चों को यहाँ से जाने का कहो बल्कि इन सभी से ये भी कहो कि हम लोग अपने जुनहाई सेक्टर को डिस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जुनहाई सेक्टर खत्म हो चुका है और सभी बच्चे अपने अपने घर जा सकते हैं। पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मास्टर बीलाव से कहते हैं मास्टर बीलाव आप ये बात कैसे कर सकते हैं? इस बात का मतलब क्या है कि हम लोग इस सेक्टर को डिस्बैंड करने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपने ये बात क्यों की? प्रिंस लैंग जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं वो वहीं से उनसे कहते हैं तुम सभी को अब इस तरह की एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को जो कुछ भी करना था वो पहले करना चाहिए था। माउंटेन के नीचे का जितना भी रास्ता है वो सारे का सारा रास्ता हमारे सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया हुआ है, इसलिए तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसलिए तुम सभी के लिए यही बेहतर रहेगा कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। पैट्रियार्च हैरान होकर उससे कहते हैं प्रिंस लैंग अब इस बात का क्या मतलब है, आज तुम करना क्या चाहते हो? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं पैट्रियार्च मुझे नहीं लगता कि तुम कोई इतने छोटे से बच्चे हो जिसे इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे क्या लगता है कि मैं बाकी के सारे महान सेक्टर्स के महान मास्टर्स को यहाँ पर लेकर क्यों आया हूँ? ये सारे के सारे सेक्टर के पैट्रियार्च हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरे साथ आए हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्स देखने के लिए नहीं आए। पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? प्रिंस लैंग अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और उसे कहते हैं जब मेरा बेटा यहाँ पर आया था तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट लेकर, तुम्हें उसी वक्त तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान जाना चाहिए था। अब जबकि मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर खुद ही तुम्हारे बच्चों में से किसी को पिक करूंगा कि हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक होंगे, जबकि बाकी सभी को मार दिया जाएगा। और साथ ही वो इशारा करते हैं, जैसे वो वहाँ पर इशारा करते हैं ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। सारे बच्चे अपने आसपास देखते हैं कि ये कैसी आवाज है, घोड़ों के पाँव पाँव की आवाज होती है। बहुत सारे सोल्जर्स अपने घोड़ों पर वहाँ पर आ जाते हैं और क्लिफ्स के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ से उन्होंने सारे बच्चों को वहाँ पर घेर लिया होता है। जुनहाई सेक्टर के सभी बच्चे क्योंकि इस वक्त एग्जाम में है और सारे के सारे इनर एल्डर्स और आउटर एल्डर्स भी यहीं पर हैं। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि हमारी ल्यूफियन सोल्जर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो सारे के सारे सोल्जर्स उसके डैड की आर्मी का हिस्सा हैं, उसके डैड की यूनिट के हैं। ल्यूफी हैरान होकर कहती है ये तो रेड ब्लड कैवेलरी से है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर भी इस सब में शामिल है? मेरे फादर ने इन सारे सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा है। लेकिन साथ ही कहती है लेकिन मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? पैट्रियार्च सोल्जर्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और प्रिंस लैंग से कहते हैं कमीने कहेंगे ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जबकि प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि ये आर्मी मेरी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे स्वाम ब्रदर की आर्मी है। जाओ जाकर उससे इस बारे में पूछो कि उसने अपनी आर्मी को यहाँ पर क्यों भेजा है। साथ ही प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और जुनहाई सेक्टर के सारे डिसाइपल्स से कहते हैं जुनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर अपने एम्परर के ऑर्डर्स के ऊपर आया था। पहले भी हम लोगों ने तुम्हारे पैट्रियार्च के सामने इस बात को रखा था कि हम लोग एक नई एकेडमी बनाने वाले हैं और उसके लिए हमें कुछ जीनियस डिसाइपल्स की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पैट्रियार्च ने इस बात से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और एम्परर के गुस्सा होने की वजह से एम्परर ने यहाँ पर जो ऑर्डर जारी किए हैं कि जुनहाई सेक्टर को डिस्बैंड कर दिया जाए। आज के पास जुनहाई सेक्टर खत्म हो जाएगा और जुनहाई सेक्टर के साथ साथ सारे के सारे डिसाइपल्स भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम में से सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को ही ये मौका दिया जाएगा कि वो स्नो मून एकेडमी को ज्वाइन कर सके, जबकि बाकी सभी लोगों की किस्मत उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो यहाँ पर क्या फैसला करेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तब भी मरेंगे, अगर भागने की कोशिश करेंगे तब भी मरेंगे। तो वो सारे बच्चे ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनमें से एक बच्चा पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर क्लिफ में से एक छोटा सा रास्ता होता है। वो कहता है मुझे याद है ये वाला रास्ता, ये बाहर की तरफ निकलता है। लगता है कि अभी उन्होंने इस रास्ते की तरफ नहीं देखा और वो भागता हुआ सिर्फ जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त हान जुटियान अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए वहाँ से नीचे से आइस क्रिस्टल्स निकालते हैं और वहाँ पर जितने बच्चे खड़े होते हैं उन सभी को एक ही बार में मार देते हैं। तो सारे आइस क्रिस्टल्स उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जबकि वो लड़का जो कि भागता हुआ जा रहा होता है वो भी वहीं पर मर जाता है। साथ ही वो पीछे वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं। हान जुटियान उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भागने का फायदा नहीं है, क्योंकि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो सारे बच्चे पहले से भी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये मास्टर तो वाकई में एक प्रोफाउंड राउंड का एक्सपर्ट है, इसने जहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ हमारे बहुत सारे बच्चों को मार डाला।
पैट्रियार्च सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से अपनी पावर्स रिलीज करते हुए हंस ज़ूटियान का नाम पुकारते हैं और चिल्लाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पैट्रियार्च जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, बाकी के सभी लोग भी उसी तरफ देखते हैं। हंस ज़ूटियान जहाँ पर हमें पैट्रियार्च के स्पेशल मास्टर स्पिरिट के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं इसके पास जो स्पेशल मास्टर स्पिरिट है उसका नाम 8 फ्लेम ड्रैगन ऑफ डेसोल्यूशन मास्टर स्पिरिट है। इस सेक्टर में जितने भी मास्टर स्पिरिट्स हैं, इसकी मास्टर स्पिरिट्स उन सभी से सबसे ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है। तो पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से के साथ अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है, जबकि मास्टर बीला उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करते हुए बड़ी स्पीड से उड़ते हुए हंस ज़ूटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो सीधे जाकर हंस ज़ूटियान के सामने लैंडिंग करते हैं, जबकि हंस ज़ूटियान उसे कहते हैं नैनगोंग, तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम जहाँ से जिंदा बच सकती हो? तुम जहाँ पर मेरे साथ फाइट करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा अंत तो पक्का है, तुम जहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए चुपचाप यहाँ पर किसी कोने में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन तुम मुझे कर क्यों रहे हो? हंस ज़ूटियान आगे से हल्का सा मुस्कुरा देती है। पैट्रियार्च उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूनाइट सेक्टर ने तुम्हारे विलेज के साथ कभी भी कोई पंगा नहीं लिया, यानी कि तुम्हारे सेक्टर के साथ। फिर तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कोई भी मकसद नहीं है, फिर तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इनका साथ क्यों दे रहे हो? हंस ज़ूटियान आगे से हंसते हुए कहते हैं लगता है कि तुमने अभी तक इस बात को नहीं समझा, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं साफ साफ बात करो कि तुम कहना क्या चाहते हो। हंस ज़ूटियान उसे कहते हैं अब बस भी करो, तुम तो यहाँ पर नौटंकी किए जा रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर में से सबसे ज्यादा कमजोर सेक्टर तुम्हारा सेक्टर है। तुम्हें वाकई में लगता है कि प्रिंस लैंग यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे की वजह से आया है? तुमने उसके बेटे को ये बात कही थी जाकर अपने बाप से थोड़ी तमीज सीख ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के ऊपर आकर अटैक कर देगा। कि हम सभी लोग तो यहाँ पर रिसोर्सेज लेने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारा सेक्टर सबसे ज्यादा वीक सेक्टर है। प्रिंस लैंग ने कहा है अगर हम लोग यहाँ पर उनका साथ देंगे तुम्हारे सेक्टर को तबाह करने में, तो इसके रिसोर्सेज को तकसीम किया जाएगा और उसमें से हाफ हम सभी को मिलेगा। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन फिर साथ ही शांत होकर सोच रही होती है। लिन फेंग ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारे सेक्टर में इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चला गया है। ना ही हमारे इनर सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो भी यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई भी यहाँ पर हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये सब कुछ आपने ऊपर खुद ही लाया है, हमारे सेक्टर को अब तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। पैट्रियार्च हंस ज़ूटियान से कहते हैं ये बात ठीक है कि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा वीक है और हमारे पास तुम्हारे जितने रिसोर्सेज भी नहीं है, कि जब तक मैं इस सेक्टर का पैट्रियार्च जिंदा हूँ, तुम में से कोई भी यहाँ पर हमारे यूनाइट सेक्टर के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकता और ना ही मेरे किसी बच्चे को यहाँ पर मार सकता है। सभी को यहाँ पर इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, तुमने यहाँ पर जो भी किया है। पैट्रियार्च जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हंस ज़ूटियान जल्दी से अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने आइस के क्रिस्टल्स की शील्ड बना लेते हैं। लेकिन हंस ज़ूटियान की वो आइस की शील्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि पैट्रियार्च के पंच को रोक सके। पैट्रियार्च पंच मारते हुए उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे वो उसकी फाइनल शील्ड को तोड़ते हैं उसी वक्त हंस ज़ूटियान अपने क्रिस्टल को उसके गले की तरफ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पैट्रियार्च उसके उस क्रिस्टल को भी अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। पैट्रियार्च ने उसके आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा होता है, जबकि हंस ज़ूटियान अपने क्रिस्टल को तलवार की तरह पीछे से आगे की तरफ स्टैब कर रहा होता है, वो पीछे से जोर लगा रहा होता है। लेकिन पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, तो हंस ज़ूटियान काफी दूर जाकर पीछे की तरफ गिरता है। वहाँ पर गिरने के बाद वो फिर से अपने पास से आइस क्रिस्टल्स निकालता है और उन आइस क्रिस्टल्स के साथ फिर से पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करता है। पैट्रियार्च उसके सामने आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रही होती हैं, जबकि वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स उसकी बॉडी के साथ ही टकराते हुए वहीं पर टूटते जाते हैं, क्योंकि पैट्रियार्च के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी तरह पैट्रियार्च आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जहाँ तक कि पैट्रियार्च हंस ज़ूटियान के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। हंस ज़ूटियान अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल को पकड़ता है और तलवार की तरह घुमाते हुए पैट्रियार्च गर्दन के ऊपर से चलाता है, लेकिन पैट्रियार्च पीछे की तरफ फटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। हंस ज़ूटियान पैट्रियार्च से कहते हैं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा मौका देने ही नहीं वाला जिससे कि तुम दोबारा से मेरे पर अटैक कर सको। और वो बार बार अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ तक कि एक आइस क्रिस्टल उनके गर्दन के बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाता है। पैट्रियार्च वहीं से अपने सर को पीछे की तरफ झुकाते हुए अपने दांतों के साथ उसके आइस क्रिस्टल को पकड़ लेते हैं, फिर साथ ही अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और नीचे वाली साइड से अपना पंच बनाते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारते हैं, जिससे हंस ज़ूटियान पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जबकि प्रिंस लैंग उसी की तरफ देख रहा होता है कि ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हंस ज़ूटियान के पीछे गिरने के बाद पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने लगते हैं उसी वक्त दूसरे सेक्टर लीडर अपने पास एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं, जिसे पैट्रियार्च के मुंह के ऊपर शूट करते हैं। पैट्रियार्च वहीं पर सेंटर में रुक जाते हैं। वो जैसे पीछे की तरफ देखते हैं उसी वक्त दूसरे सेक्टर लीडर आगे बढ़ते हैं और उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं और पैट्रियार्च के ऊपर पंच मारने के बाद उसे ऊपर हवा में उड़ा देते हैं। जबकि पैट्रियार्च अभी ऊपर की तरफ
तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं। ऊपर प्रिंस लैंग होता है। प्रिंस लैंग ऊपर की तरफ से उसे एक जबरदस्त किक मारता है, इससे पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से आकर गिरता है और बहुत ही जोर से गिरता है। जब वो नीचे गिरा होता है उसी वक्त प्रिंस लैंग ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर अपना पाँव मारता है। पैट्रियार्च जोर से चीख मारते हैं और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि पैट्रियार्च के ऊपर प्रिंस लैंग ने लैंडिंग की है, जिसकी वजह से उसकी कमर टूट गई है। वहाँ पर पैट्रियार्च को नीचे गिराने के बाद प्रिंस लैंग उसे फिर से किक मारते हैं और क्लिफ के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, जबकि नीचे वाली साइड पर लिन फेंग होता है। मिस्टर बीलाओ कहते हैं पैट्रियार्च तो नीचे गिरने वाला है। वो लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ो और पैट्रियार्च को कैच करो। लिन फेंग जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि पैट्रियार्च को नीचे गिरने से कैच कर सके, जबकि उसी वक्त वहाँ पर स्लैंग का बेटा खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस सब में शामिल हो सकते हो। हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है तो लिन फेंग उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ बढ़ता है, जबकि उसी वक्त हमारे पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाते हैं। मास्टर बीलाओ भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे आ जाते हैं क्योंकि पैट्रियार्च तो अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, अब वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकेंगे। स्लैंग मास्टर बीलाओ से कहते हैं बूढ़े मास्टर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया, तुम्हें अभी सारे सोल्जर्स को इशारा करूंगा और तुम्हारे सारे के सारे बच्चों के ऊपर तीर चला दिए जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए जहाँ वहीं पर खड़े रहो। मास्टर बीलाओ भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो सारे बच्चों को मरवाना नहीं चाहते। मास्टर बीलाओ जहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय गुस्सा होने के, वो बस वहीं पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और उन सारे बच्चों से कहते हैं चलो मैं तुम सभी के लिए एक ऑफर देता हूँ, बाद में ऐसा मत कहना कि मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ। में से वो सारे बच्चे जिनके नाम दीवारों के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि जो बच्चे रैंकिंग वाले हैं, उन सभी के लिए एक ऑफर है। अगर तुम सभी लोग चाहो तो हमारी नई एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना तुम में से सिर्फ वही लोग जिंदा बचेंगे जो कि हमारी एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। तो वो सभी बच्चे ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्या हम लोग अपने सेक्टर को छोड़कर इनके साथ चले जाएं। पैट्रियार्च लैंगकांग जो कि बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं, वो वहीं से मास्टर बीलाओ से कहते हैं मास्टर बीलाओ प्लीज मेरी बात सुने। मास्टर बीलाओ कहते हैं हाँ बताओ। पैट्रियार्च से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बच्चों को ये बात बता दो कि वो सेक्टर को छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि मैं सेक्टर को डिस्बैंड कर रहा हूँ। तो बीलाओ से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात उनको बता देता हूँ। तो मास्टर बीलाओ उन सारे बच्चों से कहते हैं यूनाई सेक्टर के सभी डिसाइपल्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज हमारे यूनाई सेक्टर के ऊपर दुश्मन ने अटैक किया है जो कि बहुत ही जालिम और बहुत ही बुरा दुश्मन है और हम लोग उसका मुकाबला करने के लायक नहीं है। हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही हमारे पास इतना नंबर है, इसलिए मुझे लगता है कि आज हमारे यूनाई सेक्टर का अंत होने वाला है। आज के बाद यूनाई सेक्टर खत्म हो जाएगा। तुम सभी लोग क्योंकि बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तुम सभी को यहाँ पर यूनाई सेक्टर के साथ मरने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहिए। जाओ और जाकर मून अकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम सभी लोग चाहो तो इनकी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम नहीं लगेगा। तो वो सभी बच्चे उनकी बात सुनने के बाद चुपचाप आगे की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, वो प्रिंस लैंग की तरफ चल पड़ते हैं उनकी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो बीलाओ भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा उदास होते हैं कि उन्होंने इस सारे बच्चों को यहाँ पर अपनी अकेडमी में जगह दी, लेकिन अब ये सारे बच्चे इनको छोड़कर किसी दूसरी अकेडमी में जा रहे हैं। तो यहीं पर वो सारे बच्चे जो कि अकेडमी को छोड़कर जा रहे होते हैं, वहीं पर एक बच्चे का फादर खड़ा होता है। वो अपने बटे बेटे को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अपने यूनाइट सेक्टर को छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम अपने सेक्टर को धोखा देना चाहते हो। तुम्हारा फादर जो कि इस सेक्टर का एक एल्डर हूँ, मैंने इसी सेक्टर से अपनी शुरुआत की थी, यहीं पर अपनी स्टडी की थी। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपने सेक्टर को धोखा देकर छोड़कर जाने की, जब हमारे सेक्टर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं पर रैंकिंग वाले दो लड़के भी खड़े होते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं सभी लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम सभी को पता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो क्योंकि तुम सभी के नाम तो वहाँ पर रैंकिंग में लिखे भी नहीं हुए। दूसरी तरफ से वो वाले लड़के जो कि यूनाइट सेक्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, हालांकि उनके नाम भी रैंकिंग्स में है, उनसे कहते हैं हमारे नाम भी दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं और रैंकिंग्स में है, लेकिन हम लोग अपने यूनाइट सेक्टर को धोखा देकर नहीं जाएंगे क्योंकि तुम सभी लोग गद्दार हो और अपने यूनाइट सेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हो। ये सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग आगे बढ़ता है, पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करता हूँ। जबकि यंग प्रिंस हान वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ये कमीना मेरी नजर से ओझल हो गया और अब पैट्रियार्च के पास चला गया है। स्लैंग अपने बेटे से कहते हैं हान तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के को उसकी हेल्प करने दो क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सभी लोग मरने वाले हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। वो सारे बच्चे आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से वो वाले बच्चे होते हैं जो छोड़कर जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से वो वाले बच्चे होते हैं जो छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमारे पैट्रियार्च चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं सभी बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। यूनाइट सेक्टर का रूल है कि लाइफ एंड डेथ अरीना के अलावा तुम लोग अपने सेक्टर के डिसाइपल्स को नहीं मार सकते, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने पर क्यों तुले हुए हो। वो सभी लोग पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। पैट्रियार्च उन सभी बच्चों से कहती है तुम्हें भी ये बात पता है कि हमारा यूनाइट सेक्टर तुम्हें यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है और प्रोटेक्शन दे सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन अब जबकि हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तुम सभी लोगों को ये आजादी है कि तुम सभी लोग सेक्टर को छोड़कर जा सकते हो, इसलिए तुम्हें आपस में बहस करने
की या फिर फाइट करने की जरूरत नहीं है। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि तुम सभी बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पर तुमने काफी कुछ सीखा है और तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। फ्यूचर में तुम लोग महान मास्टर बन सकते हो। सभी को यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, अपने सेक्टर को ठीक से चला नहीं सका, जिसकी वजह से बाकी के लोग हमारे पर आकर अटैक कर रहे हैं और हम लोग इतने कमजोर हैं कि उनका सामना भी नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। पैट्रियार्च उन सभी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, मैं पैट्रियार्च, इसी वजह से तुम सभी लोगों की ये हालत है, इसी वजह से मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। पैट्रियार्च जैसे उनके सामने वहाँ पर घुटने टेक देते हैं तो उनमें से काफी सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, हम लोग अपने पैट्रियार्च को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे हमें यहाँ पर मरना ही क्यों न पड़े, लेकिन हम लोग अपने पैट्रियार्च को छोड़कर नहीं जाएंगे। बीलाओ भी पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। अगर हमारा यूनाइट सेक्टर स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना होता, फिर भी ये सभी लोग यहाँ पर प्लान बनाकर हमारे पर अटैक करने के लिए जरूर आते। ये सभी लोग बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान है। वेन जैन जो कि वहाँ पर अपनी बूढ़ी मास्टर के साथ खड़ा होता है, वो कहता है, अब जबकि पैट्रियार्च ने हार मान लिया और उसने कहा है कि हम लोग सेक्टर को छोड़कर जा सकते हैं, क्या मेरे पास कोई वजह बचती है यहाँ पर रहने की? और जल्दी से वो जंप करते हुए फ्लैंक की तरफ चला जाता है। मास्टर चिल्लाकर उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो कमीने कहीं के? तुम मेरे स्टूडेंट हो, यूनाइट सेक्टर के स्टूडेंट हो, और तुम यहाँ पर अपनी मास्टर को छोड़कर कैसे जा सकते हो? फ्लैंक भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, रेन, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो मेरी साइड पर आ गए। इस साथ ही वो कहती है, मुझे अकेला रेन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लिन फेंग भी चाहिए। वो एक रियल टैलेंट है, उसके साथ हमारी नई एकेडमी बहुत जल्दी राइज करेगी। प्रिंस लैंग आगे बढ़ते हैं और लिन फेंग को पर्सनली इनवाइट करते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग, मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, तुम मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। लेकिन लिन फेंग प्रिंस लैंग की बात को इग्नोर कर देता है, वो उसकी बात को सुनता ही नहीं। जबकि यंग प्रिंस लैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे फादर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? तो प्रिंस लैंग फिर से लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी होली एकेडमी ऑफ जूजू को ज्वाइन कर लो। तुम मेरी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी एक शर्त को पूरा कर दूंगा, तुम्हारी जो भी एक शर्त होगी। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी होली एकेडमी जूजू को ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में वेन जैन को मारना होगा। अगर तुम उसको मार डालोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, लेकिन उसे मारने की जरूरत क्या है, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा जीनियस और रेयर टैलेंट्स हो, तुम दोनों हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी शर्त हो तो मैं तुम्हारी उस शर्त को पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन ये वाली नहीं। लेकिन लिन फेंग उसकी बात को फिर से इग्नोर कर देता है। प्रिंस लैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इसी शर्त को पूरा कर देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस देने को भी तैयार हूँ। और प्रिंस लैंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और जाकर हमारे रेन को गले से पकड़ लेते हैं। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और प्रिंस से कहता है, प्रिंस लैंग, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रिंस लैंग उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर लिन फेंग को चूज किया है, अब तुम्हें मरना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे बदले में लिन फेंग को हासिल करना ज्यादा बेहतर है। प्रिंस लैंग जैसी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनको मारने लगती हैं, उसी वक्त टीचर मोजी पीछे से बोलते हैं और उसे कहती हैं, प्रिंस लैंग, कहीं आप बेवकूफ तो नहीं है? क्या आपको लगता है कि लिन फेंग आपके साथ ये वाली डील पूरी करने वाला है? वो अपने वादे को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपके साथ इस तरह का कोई वादा किया ही नहीं कि इसको मारने के बाद वो आपकी एकेडमी को ज्वाइन करेगा या नहीं। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है, मोजी, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अपनी बात को एक्सप्लेन करो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा एडवांटेज उठा सकता है? टीचर मोजी उसे कहती है, मुझसे अच्छा इस लड़के को कोई भी नहीं जानता, ये एक बहुत बड़ा कमीना लड़का है, इसने यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम यहाँ पर रेन को मार भी देते तब भी ये तुम्हारी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं होता। प्रिंस लैंग मोजी की बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से वापस आ जाते हैं, आकर लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग, टीचर मोजी ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा क्या वो वाकई में सच है? क्या तुम यहाँ पर मेरा नाजायज फायदा उठाने वाले थे? लिन फेंग आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यूनाइट सेक्टर को छोड़कर तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन कर लूंगा? प्रिंस लैंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त मास्टर बीलाओ से एक जबरदस्त किक मारते हैं और साथ ही वो भी आकर नीचे लिन फेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यंग प्रिंस लैंग चिल्लाकर अपने फादर का नाम पुकारता है, जबकि उसके फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यंग प्रिंस, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही मास्टर बीला और लिन फेंग से कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया। फिर साथ ही वो लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी ऑफर
को रिजेक्ट क्यों किया, जबकि तुम्हें पता है कि यूनाइट सेक्टर खत्म हो चुका है, यूनाइट सेक्टर में कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम अभी भी यूनाइट सेक्टर को ज्वाइन करे रखना चाहती हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। लिन फेंग उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा यूनाइट सेक्टर बर्बाद हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, मुझे यहाँ से ज्यादा कुछ हासिल भी नहीं हो सकता। लेकिन मास्टर बीलाओ को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। मास्टर बीलाओ का मेरे ऊपर एक एहसान है जिसके बदले में यूनाइट सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिन फेंग से कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये वाली बात काफी ज्यादा अच्छी लगी, तुम्हारा यहाँ पर रुकने का मकसद काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें यहाँ पर इस सेक्टर में जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर और कोई भी यहाँ पर होता और ऐसी बात करता तो मैं उसको जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता कि तुम अभी से इतने स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो कल को तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो। जबकि यहीं पर हमारी ल्यूफी आगे बढ़ती है और प्रिंस लैंग से कहती है, मैं तुम्हें अपने लिन फेंग को हाथ नहीं लगाने दूंगी। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन फेंग ल्यूफी से कहता है, ल्यूफी ये तुम क्या कर रही हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ना ही बीच में बोलना चाहिए। जबकि प्रिंस लैंग भी उसे कहते हैं, फीफी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने फादर की साइड पर होना चाहिए, तुम्हें अपने फादर का साथ देना चाहिए, जबकि उनकी पूरी आर्मी यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें सब मसले में पड़ना नहीं चाहिए। फीफी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर का नाम यहाँ पर लेने की, तुम तो बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो। मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, लेकिन तुमने मेरे फादर की आर्मी को यूज किया है, पता नहीं उनको इस बारे में पता भी है या नहीं, लेकिन तुम उनकी रेड ब्लड कैवलरी को यहाँ पर लेकर आए हो, तो यहाँ पर आकर उन्हीं के भाई के सेक्टर को तबाह करने पर तुले हुए हो, जबकि वो हमारे पैट्रियार्च को अपना भाई मानते हैं, सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।